नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309695238606089452386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 35 का मॉड्यूल है जिसे कि आप देख रहे हैं। इंग्लिश मीडियम की सीरीज है और आइए स्टार्ट करते हैं इसे। तो हिस्ट्री से हमारी शुरुआत होती है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आज हम देखेंगे फॉरेन इन्वेशन। भारत पर विदेशी हमले ढेर सारे हुए। विदेशियों की निगाह में हमारा भारतवर्ष चढ़ा हुआ था। यहाँ की अकूत संपदा और यहाँ की सुख सुविधाएं, यहाँ का वैभव लोगों को आकर्षित करता था। तो ये लूटपाट मचाने के उद्देश्य से, कब्जा करने के उद्देश्य से, नई चीज़ें जानने और खोजने के उद्देश्य से हमारे देश पर धावा बोलते थे। तो सबसे पहला हमला किसका होता है और सबसे बाद में कौन आक्रमण करता है, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहला अटैक या इन्वेशन होता है पर्शियंस का। ये फारसी लोग, जो पारसी कहे जाते हैं, तो ये फारसी लोग हमला करते हैं। ईरानी हमला इसे कहा जा सकता है। यहाँ वही चीज़ दी हुई है कि द फर्स्ट फॉरेन इन्वेशन इन इंडिया वाज बाय द किंग्स ऑफ हकमनी डायनेस्टी ऑफ ईरान। द फाउंडर ऑफ हकमनी डायनेस्टी वाज साइरस सेकेंड। साइरस सेकेंड जो था वो इसका फाउंडर था। इसे कुरुश भी कहा गया। कुरुश इसे स्थानीय तौर पे कहा गया, वैसे इसका नाम था साइरस सेकेंड। और डरायस फर्स्ट, जिसे कि दारा प्रथम अपने देश में कहा जाता था, द सक्सेसर ऑफ किंग कुरुश। साइरस सेकेंड का ये सक्सेसर था, उत्तराधिकारी था और ये ईरान में राजा बनता है। 516 BC की बात है। कॉन्क्वेयर द कंबोज, वेस्टर्न गांधार एंड इंडस रीजन। और इसने क्या किया, कंबोज, गांधार, वेस्टर्न गांधार यानी पश्चिमी जो हिस्सा था गांधार का, और पूरे इंडस रीजन पे कब्जा कर लिया और इसकी मंशा आगे बढ़ने की थी। अब प्रभाव क्या होता है, पर्सियन जो हमला करते हैं या यहाँ पे अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, कब्जा कुछ हिस्सों में जमा भी लेते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी हमला अगर किसी भी देश पर या किसी भी सभ्यता पर होता है तो उसके दोनों तरह के परिणाम हमें दिखाई देते हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। हालांकि हमला शब्द जो है वो बहुत अच्छे अर्थों में नहीं लिया जाता है, तो इसके नकारात्मक परिणाम ज़्यादा होते हैं, लेकिन सकारात्मक भी कुछ हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ देख लीजिए, इंडियाज़ रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्रीज़। यहाँ देखें, वेस्टर्न कंट्रीज़ वर स्ट्रेंथन। ठीक, मतलब जो भारत के वैदेशिक संबंध थे वो स्थापित होते हैं। इससे पहले हम अपनी ही दुनिया में लीन रहते थे, लेकिन अभी हमें पता लगता है कि विदेश में कुछ दूसरे लोग भी निवास करते हैं। हालांकि इसकी जानकारी हमें पहले से भी थी, लेकिन इस तरह के संबंध नहीं स्थापित हुए थे। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे थोड़े ताल्लुक स्थापित हो जाते हैं। फॉरेन ट्रेड जो है वो भी मजबूत होता है, फॉरेन ट्रेड को भी बढ़ावा मिलता है। हालांकि इससे जो हमारी देसी चीज़ें हैं वो हतोत्साहित होती हैं। और खरोष्ठी स्क्रिप्ट जो है उसका डेवलपमेंट होता है, खरोष्ठी लिपि का विकास होता है और ये कोलेबोरेशन का परिणाम रहती है। मतलब आर्माइक स्क्रिप्ट जो है उसका जब हमारी देसी लिपियों के साथ मिक्सचर होता है, संक्रमण होता है, तो उससे ये खरोष्ठी लिपि विकसित होती है। साथ में और भी कुछ चीज़ें घटित होती हैं, जैसे कि देयर वाज द डेवलपमेंट इन इंडियन वाटर एंड लैंड कनेक्टिविटी। ये डेवलपमेंट होता है, इसे डेवलपमेंट कहना ही ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि ये जो लैंड और वाटर की कनेक्टिविटी थी ये हमें नुकसानदेह भी साबित होती है हमारे लिए। अब यहाँ खरोष्ठी स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट है इसकी पैदाइश भारत में होती है। नॉर्थ वेस्ट जो टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे ये उत्पन्न होती है क्रॉस बॉर्डर कॉन्टेक्ट की वजह से। और अरेबिक स्क्रिप्ट जो ईरान की थी उसके संयोजन से ये विकसित होती है। और इसका लिखने का जो तरीका है, आर्माइक से इसका विकास हुआ है, वो हमने पीछे देखा है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। आमतौर पे हम लिखते हैं तो लेफ़्ट से स्टार्ट करके राइट की ओर बढ़ते हैं, यही तरीका है। मतलब आप शुरुआत करते हैं यहाँ से, आपकी पंक्ति जो है वो राइट साइड की तरफ जाती है, फिर वापस आप लाइन कंप्लीट करके फिर लेफ़्ट में लौट आते हैं। तो वो चीज़ इसमें नहीं होती है, इसमें उल्टा सिस्टम है। आप दाहिनी तरफ से शुरू करके बाईं तरफ अपना ख़त्म करेंगे, तो उल्टा लिखावट। तो ये तो हमने देखा पर्सियन इन्वेशन को, जो कि सबसे पहला था। साइरस सेकेंड का उत्तराधिकारी डरायस फर्स्ट जो है वो हमला करता है और एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेता है। तो ये कहानी हमने देख ली। इसके बाद ग्रीक लोगों का हमला होता है। तो ग्रीक इन्वेशन जो है, जिसे कि मैसिडोनियन इन्वेशन भी कहा जाता है, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध था और ये ईरानियों के जस्ट बाद होता है। ईरानी हमला हुआ। डरायस फर्स्ट जो है वो, माफ़ कीजिए, डरायस फर्स्ट यानी दारा प्रथम जिसे अपने देश में कहा गया। तो दारा प्रथम से आप किसी और रूलर का अंदाज़ा मत लगाइएगा, वो एक ही व्यक्ति का नाम। तो जब उसका हमला होता है तो उससे कुछ राजा तो सजग हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो सीमावर्ती नरेश थे वो अभी भी अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आते थे, आपस में लड़ते रहते थे।
और यही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। ये विदेशी उतने मजबूत नहीं थे, लेकिन हमारे अंदर एकता की कमी थी। हम उनसे ज़्यादा सामर्थ्यवान थे। हमारे पास सैन्य बल और जितनी भी चीज़ें थी वो इतनी अपर्याप्त नहीं थी कि हम अपने देश, अपनी संस्कृति को बचा नहीं सकते थे। लेकिन आपस में ही नहीं पड़ती थी, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो कुल मिलाकर ग्रीक इन्वेशन जो है, मैसिडोनियन हमला जो होता है, ये ईरानी हमले के जस्ट बाद होता है। अलेक्जेंडर, जो कि दुनिया की फतह करने का सपना लेकर निकला था, वो मैसिडोनिया का मूल रूप से रहने वाला था और विश्व विजय के अभियान पे अपने चल रहा था। तो उसने सुना कि भारत जैसा भी कोई सुसंस्कृत और बहुत ही विख्यात देश है, तो उस पर कब्जा करने की इसकी ख्वाहिश जो है वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। हमला करता है और ये अलेक्जेंडर के बारे में थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री दी हुई है। ये एक क्षत्रप यानी फिलिप सेकंड का बेटा था, जो कि मैसिडोनिया का एक छोटा सा राजा था। और फिलिप सेकंड के बहुत सारे उत्तराधिकारी थे। मतलब ऐसा नहीं था कि सिकंदर के हाथ में राजगद्दी ऐसे थमा दी जाती है, इसे भी पर्याप्त संघर्ष करना पड़ता है। और सिकंदर के पास बहुत ज़्यादा योग्यता थी। सिकंदर की माँ ओलंपिया ये ज़बरदस्ती ब्याह कर लाई गई थी। फिलिप सेकंड ने इसे एक तरह से अगवा करके इससे ब्याह किया था और ओलंपिया का कोई भी अच्छा तालमेल फिलिप के साथ नहीं था। परिणाम ये होता है कि जब पुत्र की उत्पत्ति होती है तो ओलंपिया उसे अपने तरीके से पाल पोस के बड़ा करती है। उसे विश्व विजय का ख्वाब दिखाती है और बताती है कि तुम महत्वाकांक्षी बनो, तुम इन छोटी चीज़ों के लिए नहीं बने हो, तुम दुनिया पर फतह करने के लिए बने हो। और सिकंदर के मन में वही बैठ जाता है, माँ की सीख बैठ जाती है और इसीलिए वो निकल पड़ता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फिलिप सेकंड का ये बेटा था और मैसिडोनिया का ये उत्तराधिकारी था। अलेक्जेंडर का अटैक भारत पे होता है, ये 326 BC की बात है। अब अलेक्जेंडर का जो भारत पर विजय अभियान शुरू होता है, उसकी अगर हम बात करें तो खैबर दर्रे के सहारे सिकंदर भारत में प्रवेश करता है। इसका जो आने का रास्ता था वो लैंड रूट था और खैबर पास से होकर ये भारत में एंटर करता है। अलेक्जेंडर पहले तो जो रास्ते में आने वाली जनजातियां थी, कबीले थे, कबीलाई लोग थे, उनको हराते हुए आगे बढ़ता है, जिसमें कि अश्वजीत, निष्क और अश्वक जैसी ट्राइब्स वहाँ पे किनारे पर रहा करती थी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। तो उनको ये हराता हुआ आगे बढ़ता है। इसके बाद आम्भी, ये रूलर था तक्षशिला का और ये चाहता तो सिकंदर का डट कर लोहा लेता और सिकंदर अंदर ही नहीं प्रवेश कर पाता। लेकिन ये जाकर सिकंदर के साथ मिल जाता है, इसे अपनी जान की परवाह कुछ ज़्यादा ही रहती है। और उसके बाद इसके कोऑपरेशन में सिकंदर के लिए आगे बढ़ना और आसान हो जाता है। ये आम्भी नरेश जो थे, ये गद्दारी कर देते हैं अपने देश के साथ और देश जैसी इन लोगों के मन में कोई चीज़ नहीं रहती है। इनका अपना अपना राज्य था और उसमें वो खुश थे। इसके बाद आप देखें कि आम्भी के बाद अनदर पर्सन शशिगुप्त, ये जो है ये भी सरेंडर कर देते हैं सिकंदर के सामने। तो ये राजा सामर्थ्यवान होने के बावजूद मन से कायर थे, इनके अंदर लड़ने का सामर्थ्य, मतलब लड़ने की हिम्मत ही नहीं थी। अब इसके बाद सिकंदर को ऐसा लगता है कि अब तो भारत जीत ही लेंगे, और जब ये मन में आ जाता है तो उसके बाद वो एकदम बेखौफ होकर आगे बढ़ता है। लेकिन आगे उसका सामना होता है पुरुषोत्तम से और ये झेलम का युद्ध बहुत विख्यात है। इसका परिणाम चाहे जो भी रहा हो, चूँकि इतिहास लिखने की परंपरा हमने यूनानियों से ही सीखी है, तो जब वो अपना ही इतिहास लिखेंगे, अपने राजा के बारे में लिखेंगे, तो उसकी बुराई क्यों करेंगे? ये क्यों बताएंगे कि उनका राजा हार गया? तो युद्ध का परिणाम ज़्यादातर संभावना जो अपने देशी साक्ष्य मिलते हैं या देशी संभावनाएं दिखती हैं, उसमें ये मालूम होता है कि महाराज पुरु इसमें जीत गए थे और सिकंदर बहुत बुरी तरह से हारा था। लेकिन जो इतिहास लिखा गया विदेशियों के द्वारा, जिसे कि हम आजकल पढ़ रहे हैं, यही दुर्भाग्य की बात है। हमारा इतिहास हमने खुद अपने से नहीं लिखा है और इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि विश्वास के काबिल नहीं, लेकिन मानी जाती हैं। फिलहाल जो ये इतिहास हमें लिखा हुआ भी मिलता है, तो उसमें दिखाया जाता है कि सिकंदर जीत जाता है महाराज पुरुषोत्तम से और बड़ी दया करके उनका राज्य उन्हें वापस कर देता है। तो ये हम पढ़ते हैं। फिलहाल कुल मिलाकर वार ऑफ पौरुष या फिर वार ऑफ झेलम या वार ऑफ कर्री इसको कहा जाता है, या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। झेलम का ही ऋग्वैदिक नाम है वितस्ता। तो ये जो लड़ाई थी ये काफ़ी प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि ये महाराज पुरुषोत्तम और सिकंदर के बीच में लड़ी गई थी। सिकंदर को पहली कड़ी चुनौती ये महाराज पुरु से मिलती। ये बेजोड़ योद्धा थे और एक स्वाभिमानी राजा थे। इन्होंने सरेंडर करना गवारा नहीं किया। इन्होंने कहा कि अगर समर्पण ही करना है तो उससे अच्छा हम लड़कर मर जाएंगे, मतलब युद्ध क्षेत्र में शहीद हो जाएंगे, लेकिन सिकंदर के आगे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। और यही वो करते हैं, मतलब उसके सामने डट कर लोहा लेते हैं, भले ही उन्हें बंदी बना लिया जाता है, ऐसा कहा गया। तो झेलम और चिनाब रिवर के बीच में इसको लड़ा गया था। झेलम और चिनाब के बीच में सिंधु की सहयोगी नदियां हैं, तो इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। और ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है कि महाराज पुरु हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब इन्हें बंदी बना लिया जाता है और सिकंदर के सामने पेश किया जाता है, तो सिकंदर को लगता है कि अब तो ये मेरे घुटनों पर आके गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो उनसे पूछता है कि तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए, तुम तो बहुत अकड़ रहे थे, अब तुम्हारी अकड़ निकल गई, तुम पकड़े गए। तो महाराज पुरुषोत्तम कहते हैं कि वही बर्ताव करो जो कि एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, यानी सम्मान से पेश आओ मेरे साथ, मुझे सम्मान की दरकार है।
तो उसके बाद ये प्रसन्न होकर, ये कहानी है, प्रसन्न होकर वो इन्हें मुक्त कर देता है और इनका राज्य इन्हें वापस लौटा देता है। ऐसी कहानी हमें दिखती है। और इसके बाद ये जो पौरुष का युद्ध था, यानी पौरव राष्ट्र का युद्ध था, उसके बाद सिकंदर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन समस्या ये होती है कि ब्यास नदी जो है उसको पार करने से इसकी सेना मना कर देती है। सेना डर गई थी। एक तो थके हारे लोग थे बेचारे, 1 साल से अपने घर से दूर थे, लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, और भारत की जलवायु इन्हें रास नहीं आ रही थी, सब महामारी और बीमारी के शिकार हो गए थे। उसके साथ साथ इन्होंने सुन लिया, उसके बाद भी ये आगे बढ़े होते, सिकंदर ने इन्हें उत्साहित किया होता तो निश्चित तौर पे आगे गए होते विश्राम करते हुए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आई कि धनानंद की जो भारी भरकम सेना थी उसकी सूचना कहीं से सिकंदर को मिल जाती है। धनानंद जो है वो सिकंदर का समकालीन है, और नंद डायनेस्टी उस समय अपनी चरम सीमा पर थी, यानी बहुत ताकतवर था मगध। वहाँ घुसने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था, और हाथियों की सेना को तो सुनकर सब थर्रा जाते थे। हाथियों की एक बहुत बड़ी सेना धनानंद के पास थी, और सिकंदर के सैनिकों ने सुना कि अगर वहाँ घुसे तो हाथी कुचल देंगे, तुम बचोगे ही नहीं, घोड़े तुम्हारे एकदम से चूर्ण बन जाएंगे। तो उसके बाद सेना आगे बढ़ने से मना कर देती है। सिकंदर लाख समझाता है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं जाते। तो यहाँ से मन मसोस कर सिकंदर को वापस लौटना पड़ता है। तो अब इतिहास में एक अलग से ब्यौरा दर्ज हो गया कि भाई विश्व विजयी सिकंदर जो है वो एकदम से क्यों वापस आ जाता है, व्यास नदी को पार करने से उसकी सेना आखिर क्यों मना करती है। तो असली कारण तो आपको बता दिया। अब वही चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिखी हुई है, उसको देख लीजिए किताबी तरीके से। तो हिज आर्मी वॉज एग्जाल्टेड एंड सिक, ये पहला कारण था। सेना जो है वो स्वस्थ नहीं थी, सैनिक बीमार थे, कमज़ोर थे, और उसकी आर्मी जो है उसको भारतीय सैनिकों की वीरता का परिचय मिल गया था। अभी तक वो सिर्फ ऐसे राजाओं से आमना सामना किए थे जो कि कायर थे, जो उनके सामने झुकते गए। तो इन्हें मज़ा आता गया कि भाई सब झुकते ही जा रहे हैं, यहाँ तो सब सेवक हैं। लेकिन जब स्वाभिमानी राजाओं से सामना पड़ा, महाराज पुरु, और इसके बाद जब एक के बाद एक विरोध का सामना इन्हें करना पड़ता है, तो इनकी हिम्मत छूट जाती है कि ये तो किनारा है भारत का, बीच में जाएंगे तो न जाने क्या होगा। तो वो भारत की जो गैलेंट्री है उसका परिचय इन्हें प्राप्त होता है। उसके साथ साथ आप देखें कि धनानंद की जो भयंकर सेना है, ह्यूज आर्मी है, ऐसी वैसी नहीं, ह्यूज आर्मी है, उसका इन्हें परिचय प्राप्त हो जाता है। किसी ने बता दिया, इनके गुप्तचर घूमते रहते थे और लोग सुनाते थे ऐसे कहानी भी कि वहाँ जाओगे तो कुछ ले जाओगे। और 10 महीने या उससे ज़्यादा समय इन्हें घर से बाहर भी हो गया था, तो इन्हें अपने घर की याद आ रही थी। तो घर की याद आ रही थी वो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं था मगध, सेना के लिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं कहा जा सकता है। तो सेना चाहती तो उसे फतह करके तभी वापस लौटती, उसमें क्या है, 10 महीने बिताए तो 1 साल बिता देंगे इधर ही, फिर वापस घर जाएंगे और खुशी से विश्व विजय, भारत विजय का सपना पूरा करके। लेकिन असल बात वही थी कि ये थक चुके थे और इस काबिल नहीं बचे थे कि मगध की सेना से लड़ सके, यही असली हकीकत। तो ये सब हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ ये बताया गया कि जब आर्मी रिफ्यूज़ कर देती है, मतलब आगे बढ़ने से इनकार कर देती है, तो सिकंदर कहता है कि मैं उन हृदयों में उत्साह और साहस भरने का प्रयास कर रहा हूँ जो कि कायरतापूर्ण भय से दबे हुए। सिकंदर अपनी सेना को कायर घोषित करके कहता है कि ठीक है, अब तुम लोग यही चाहते हो तो हम वापस चलते हैं। और इसके बाद होता क्या है कि अलेक्जेंडर यहाँ से रिटर्न कर जाता है, और जो जीते हुए भारतीय हिस्से थे, मतलब जितनी इंडियन टेरिटरी को इसने जीता था, उसे अलग अलग अपने मित्रों और गवर्नरों को सुपुर्द कर देता है। तो यहाँ इनका कमांडर है फिलिप, जिसे कि ये पूरा अपना जो इंडियन टेरिटरी है वो सुपुर्द करके, मतलब अब उसकी देखरेख में छोड़कर चले जाते। अलेक्जेंडर एक बेजोड़ शासक था। ठीक है कि भारत में वो कब्जे की हैसियत से अपनी दमनकारी रणनीति के तहत आया था, वो ठीक है, तो भारत का शत्रु हुआ। लेकिन एक व्यक्ति के तौर पे देखा जाए तो सिकंदर में बहुत सारी खूबियाँ थी, और यहाँ वही जो फैक्ट हैं अलेक्जेंडर के बारे में वो दिए हुए हैं। ही वॉज द रूलर ऑफ ग्रीक स्टेट ऑफ मैसेडोनिया, ही वॉज द सन ऑफ, यहाँ आप देख रहे हैं, ही वॉज द सन ऑफ फिलिप सेकेंड। तो ये कहानी तो हमने पीछे ही देखी है। 2 टाउन इसने भारतवर्ष में बसाए, मतलब भारत में जब ये आया तो 2 शहरों की स्थापना की। एक तो अपने घोड़े के नाम पे की, बुकेफाल, ये शहर का नाम है, घोड़े का नाम था बुकेफाल, उसी की याद में इसे बसाया था। और दूसरा है निकैया, ये अपनी विजय की स्मृति में उसने बसाया था। अलेक्जेंडर की जो अंतिम विजय थी वो पाटल स्टेट पर थी। पाटल स्टेट को इसने जीता था, और वो इसकी अंतिम विजय अपने भारतीय क्षेत्र में थी। इसका जन्म हुआ था, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, जन्म हुआ था मैसिडोनिया में, यानी कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखें तो यूरोप में ये पैदा हुआ था। बेबीलोन में इसकी डेथ होती है, यानी एशिया में इसकी डेथ होती है। और इसका जो फ्यूनरल है वो अलेक्जेंड्रिया में होता है, यानी अफ्रीका में होता है। तो 3 कॉन्टिनेंट में इसका 3 काम संपन्न हुआ था। पैदाइश जो है वो मैसेडोनिया यानी यूरोप में होती है, इसकी मृत्यु होती है एशिया में, जहर देकर, धीमा जहर देकर इसको मार दिया जाता है, और इसके बाद दफनाया जाता है अफ्रीका में। तो यही दिया हुआ है कि ओनली ग्रेट मैन ये था जिसकी कि जन्म, मृत्यु और दफनाने का स्थान, मतलब उसकी जो लास्ट रिचुअल्स है, उसकी जो उसका जो प्लेस है वो अलग अलग था, मतलब 3 कॉन्टिनेंट में यह संपन्न हुआ।
यहाँ पर अलेक्जेंडर के कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स के नाम दिए हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। इसमें निरयाकस है, यहाँ आप देखें निरयाकस है, टॉलमी है, इसके अलावा लॉनिट्रियस है और एबेरियस है, इसके साथ साथ पुकेस्ट्रियस है और साथ में नीचे आप देख रहे हैं ये हेफेस्टियन है। तो इस तरीके के नाम हैं। ये असल में मिलिट्री ऑफिसर थे जो कि सिकंदर को सपोर्ट करते थे। इसमें आप निरयाकस को देख रहे हैं, ये अलेक्जेंडर का मित्र भी था और उसकी सेना को संभालने वाला उसका सेनानायक भी था। इसके बाद टॉलमी जो है ये आप देख रहे हैं कि इजिप्ट का बाद में राजा बनता है, इजिप्ट के रूलर के तौर पे ये बाद में दिखाई देता है। ये लागूस का बेटा था। और लेनेट्रियस को देखें आप तो ये अलेक्जेंडर का बहुत ट्रस्टेड बॉडीगार्ड था। मतलब वैसे तो बहुत सारे अंगरक्षक थे लेकिन ये बहुत विश्वास पात्र था। सिकंदर इसे हमेशा अपने पास रखता था, नहीं तो मारने की साजिशें हमेशा चलती रहती थी, तो उनसे ये इसका रक्षण करता था। इसके बाद एब्रियस को आप देख रहे हैं तो ये दुगना वेतन प्राप्त करने वाला ऐसा ऑफिसर था जिसे कि मनमानी और मुंहमांगी तनख्वाह देकर सिकंदर के द्वारा रखा गया था इसकी योग्यता की वजह से। और भी कई सारे हैं इसमें। अब देखिए आप नीचे हेफेस्टियन और पैरेडियस नाम के 2 कमांडर भी हैं अलेक्जेंडर की आर्मी में। तो ये आपने कुछ जो मिलिट्री ऑफिसर थे सिर्फ कुछ को देखा है यहाँ पे। थोड़ा सा हिंदी वाला सेगमेंट यहाँ कवर कर लेते हैं। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा चल रहा था और इसमें आप देखें जिसने बहुत कुछ देखा हो उसे कहा जाएगा बहुदर्शी, और जिसकी कामना बीत चुकी हो उसे कहेंगे बीतकाम। जिसे कोई रोजगार न प्राप्त हो वो बेरोजगार है, और जिसके जोड़ का कोई नहीं है वो बेजोड़ है। सूर्योदय से 2 घड़ी पहले तक का जो पवित्र समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। जिसे समाज या जाति से बाहर कर दिया गया हो वो बहिष्कृत है। जो बहुत से विषयों का जानकार है वो बहुज्ञ है, और वह सिद्धांत के देवता बहुत से हैं जिनकी उपासना की जानी चाहिए उसे बहुदेववाद कहा जाता है। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला बहुधंधी होता है, और जिसकी जीविका बुद्धि के सहारे चल रही हो उसे कहेंगे बुद्धिजीवी। देवता की स्तुति में अगर किसी पशु को बलि चढ़ाया जाने वाला है तो उसे बलि पशु कहा जाएगा। उस पशु के लिए बलि पशु शब्द का इस्तेमाल होगा। और बहुत से रूप धारण करने वाला बहुरूपिया होता है। जिस स्त्री के संतान न पैदा होती हो वो बंध्या है। छोटे कद का आदमी है तो वो बौना है। जो बुद्धि के द्वारा जाना जा सके वो बोधगम्य है। और बहुत सी भाषाओं को जानने वाला या बहुत सी भाषाओं का जानकार बहुभाषा विद होता है, बहुभाषा भाषी नहीं। ठीक है, बहुभाषा भाषी किसको कहेंगे? जो बहुत सी भाषाओं को बोले। ऑब्वियस सी बात है, जो जानेगा वो बोल सकता है। तो दोनों एक जैसे रखे गए हैं, लेकिन दोनों का यहाँ अगर वाक्य देखें तो भिन्न है। बाकी आप देखें, आधे से अधिक लोगों की मिलकर अगर एक राय होती है तो उसको हम कहते हैं बहुमत, जिसमें कि ज़्यादा लोग सम्मिलित। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो, मतलब सुना न सिर्फ हो बल्कि उसे याद भी कर लिया हो, तो उसे कहेंगे बहुश्रुत। और बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य जो है वो है बुद्धिग्राह्य। और आप देखें, खाने की इच्छा है तो उसको बुभुक्षा कहेंगे। और किसी बात की अगर खबर नहीं है किसी व्यक्ति को तो हम कहते हैं कि ये तो बेखबर है। शाह बेखबर इतिहास में कहा जाता था एक शासक को। तो जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये शाह बेखबर की उपाधि किसको दी गई थी और क्यों दी गई थी। ये उत्तर मुगल काल की बात हो रही है। औरंगजेब के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आते हैं वो योग्य नहीं साबित होते हैं, तो उसी में से कोई एक था। अब इसके बाद आप देखें, सागर में लगने वाली अग्नि, इसको कहा जाता है बड़वा नल। और एक से ज़्यादा पत्नी रखना अपराध है, लेकिन ये बहुपत्नीत्व की प्रथा होती है जो कि पहले के समय में लगभग हर समाज में चलती थी। जो बालकों के लिए उपयोगी है वो बालोपयोगी है। घूम फिर कर सौदा बेचने वाला फेरी वाला होता है। और कागज पर अगर मानचित्र, विवरण या कोष्ठक अंकित हो तो उसको कहेंगे फलक यानी पृष्ठ। जो केवल फल खाता है वो फलाहारी है। और फलने वाला जो फल है यानी कुल मिलाकर ठीक परिणाम देने वाला जो कार्य है या फिर कोई चीज़ है तो उसको हम कहते हैं कि ये फलदायी है। वृक्ष भी अगर फल देता है तो हम कहते हैं कि फलदायी। फल को इस प्रकार से रखा जाए कि वो सड़ने गलने ना पाए तो फल परिरक्षण इसको कहा जाता है। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगा कर रखे हैं वो फूलदान है। जहाँ पर बैठकर जुआ खेला जाता है ऐसा स्थान फड़ कहलाता है। किसी इमारत का शेष बचा हुआ भाग यानी टूटा फूटा अवशेष जो है उसको भग्नावशेष कहा जाता है। गर्भ में बालक की हत्या करना भ्रूण हत्या कहलाता है, जो कि पाप है। जो अच्छे भाग्य वाला है वो भाग्यवान है। और दीवार पर बने हुए चित्रों को भित्ति चित्र कहा जाता है। भित्ति का मतलब दीवार होता है। भूतों का ईश्वर भूतेश यानी भगवान शिव। और जो भूमि को धारण करता है वो भूधर है। ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन है उसे भूगोल कहा जाता है। धरती गोल है। और जो पूर्व में हुआ था लेकिन अभी नहीं है उसको कहेंगे भूतपूर्व। भय उत्पन्न करने वाला भयानक है। और भारत और यूरोप का अगर मिलाकर देखें तो भारोपीय कहा जाता है। इसके साथ खाने की सामान्य इच्छा है तो उसको भूख कहेंगे। जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है वो भजनीय है। साथ साथ और भी देखिए, भय से घबराया हुआ जो है उसे भयाकुल कहा जाएगा। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला है वो भवितव्य है। जो आगे की बात सोचता है वो भविष्य चेतता है। और जो भारत में रहता है वो भारतीय या भारतवासी है। क्रोध करने वाली स्त्री को भामिनी कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने भाग्य पर भरोसा करे
वो भाग्यवादी होता है। जो अनेक भाषाओं का जानकार है वो भाषाविद होता है। आगे घटित होने वाला भावी है, मतलब घटना जो आगे घटित होने वाली है। भूगर्भ विज्ञान का जानकार जो है, जिसे पृथ्वी के अंदर की जानकारी है, वो भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री कहलाता है। किसी पद पर रहने वाला, जो कि पहले था लेकिन अभी नहीं है, तो वो तो भूतपूर्व कहा जाएगा, अभी पीछे ही देखा है। जिसका भोग होता हो वो भोग्य है। और आप देखिए, जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है, ये हमने देख लिया, ये भजनीय कहा जाता है। और भूगोल से संबंधित या भूगोल का जो है उसको भौगोलिक कहेंगे। तो यहाँ तक हमने वाक्यांश के लिए एक शब्दों को कवर किया है। इसमें कुछ वाक्य और बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो राजगद्दी का उत्तराधिकारी जो सबसे बड़ा राजकुमार होता है उसको युवराज कहा जाता है। जो वस्तु या भिक्षा मांगता हो ऐसा व्यक्ति याचक होता है। यज्ञ कराने वाला व्यक्ति जो है वो याज्ञिक होता है। जिसने यश प्राप्त किया हो या जिसका यश चारों ओर फैल गया हो वो यशस्वी होता है। युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता होता है। और नेत्रों से संबंधित जो है वो चाक्षुष होता है। समुद्री जहाज जिस पर कि सैनिक युद्ध करते हैं वो युद्धपोत होता है, जहाजी बेड़ा भी कहा जाता है। और युग पुरुष किसको कहते हैं? युग का बहुत बड़ा व्यक्ति, जो जैसा पहले था वैसा ही यानी यथापूर्व, और जैसा उचित हो वैसा ही यानी यथोचित। यूरोप और एशिया से संबंधित यानी यूरेशियन, और रूप के अनुसार यानी यथारूप, हमेशा घूमते रहने वाला यायावर या घुमंतु। और वह शास्त्र जिसमें कि यंत्रों को बनाने, चलाने और सुधारने का पूरा विवरण दिया गया हो उसको कहते हैं मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। तो यहाँ पर यह समाप्त होता है और इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।